राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक कस्बा है बालोतरा। रेगिस्तान के बीच धूल भरी सड़कें, ऊंट, गाड़ियां और एक पुराना बाजार जहां सब्जी वाले सुबह से चिल्लाते हैं। उसी बाजार के आखिरी छोर पर एक कच्चा मकान था। दीवारें मिट्टी की, छत टीन की, दरवाजे पर पुराना पर्दा। यहाँ रहता था सूरज, 17 साल का, दुबला, काले बाल, आंखों में एक अजीब सी तेजी जो गरीबी में पले बच्चों में होती है, जैसे दुनिया को तौल रहा हो। लेकिन सूरज की कहानी उस कच्चे मकान से शुरू नहीं होती। वो शुरू होती है उसके दादा से, रामस्वरूप शर्मा से। और रामस्वरूप शर्मा का नाम बालोतरा में आज भी लोग फुसफुसा कर लेते हैं, क्योंकि 30 साल पहले रामस्वरूप शर्मा के साथ वो हुआ जो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। 30 साल पहले रामस्वरूप बालोतरा के सबसे बड़े जमींदार थे। 200 बीघा जमीन, 3 कुएं और बाजार में 4 दुकानें। अमीर नहीं लेकिन इज्जतदार। गांव में कोई झगड़ा हो तो रामस्वरूप के पास आते, उनकी बात आखिरी बात होती। लेकिन रामस्वरूप की एक कमजोरी थी, भरोसा। वो लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करता था और उसी भरोसे ने उसे तबाह किया। उन दिनों बालोतरा में एक नया बैंक खुला, राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक, और उसका पहला मैनेजर था देवेंद्र त्रिवेदी। 30 साल का, चिकनी बातें, साफ कपड़े और एक मुस्कान जो भरोसा दिलाती थी। देवेंद्र ने रामस्वरूप से दोस्ती की। घर आता, चाय पीता, बातें करता। फिर एक दिन बोला, रामस्वरूप जी, आपके पास इतनी जमीन है, पैसा घर में रखना सेफ नहीं, एफडी करवाओ, ब्याज भी मिलेगा, बच्चों का फ्यूचर भी पक्का। रामस्वरूप मान गया। अपनी पूरी जमा पूंजी 20 लाख, उस जमाने में करोड़ों की ताकत रखती थी, एफडी में डाल दी। 30 साल की एफडी। देवेंद्र ने खुद कागजात बनाए, पासबुक दी, हाथ मिलाया, ऑप्शंस काम कर दिया। आसाद 1 साल के 2022 थी, बंदरी में करोड़ों की ताकत रखती थी। आपके पोते पोतियां अमीर होंगे रामस्वरूप जी। लेकिन उसी रात देवेंद्र ने वो काम शुरू किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अगले 2 साल में रामस्वरूप की जमीन के कागजात गायब होने लगे, पटवारी के रिकॉर्ड में नाम बदलने लगे। 200 बीघा में से पहले 50 गई, फिर 100, फिर 150, जब तक रामस्वरूप को समझ आया उसके पास सिर्फ वो कच्चा मकान बचा था। और जब उसने बैंक में एफडी तोड़ने की कोशिश की, देवेंद्र ने साफ कह दिया, कैसी एफडी, कैसा अकाउंट, हमारे रिकॉर्ड में आपका कोई अकाउंट नहीं है। रामस्वरूप टूट गया। कोर्ट गया, पैसे नहीं थे लड़ने के। पुलिस गया, कोई सुना नहीं। देवेंद्र की पहुंच ऊपर तक थी। रामस्वरूप का नाम मिटा दिया गया, रिकॉर्ड से भी और इज्जत से भी। 3 साल बाद रामस्वरूप ने दम तोड़ दिया। बीमारी नहीं थी, दवा नहीं चाहिए थी, बस टूट गया अंदर से पूरी तरह। लेकिन मरने से पहले उसने एक काम किया। अपने बेटे को, सूरज के पिता को, एक पुरानी पासबुक दी और कहा, बेटा मेरा पैसा उस बैंक में है, 20 लाख, 30 साल की एफडी, यह पासबुक संभाल कर रखना, वक्त आएगा हिसाब होगा। सूरज के पिता ने पासबुक रख ली, लेकिन गरीबी ने वो करवाया जो बै अंक नहीं कर पाया, हिम्मत तोड़ दी। सूरज के पिता ने कभी बैंक का दरवाजा नहीं खटखटाया, जिंदगी भर मजदूरी की। और पिछले साल एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हादसे में चला गया। सूरज अकेला रह गया। माँ 3 साल पहले गई, बाप अब गया। दादा की कहानी बचपन से सुनी थी लेकिन कभी सीरियसली नहीं लिया। बूढ़े की बातें समझता था, लेकिन बाप के जाने के बाद जब सूरज ने पुरानी अलमारी खोली, एक टीन का डिब्बा मिला। अंदर वो पासबुक, पीली पड़ चुकी, किनारे फटे, लेकिन अंदर लिखा था साफ काली स्याही में, रामस्वरूप शर्मा, फिक्स्ड डिपॉजिट 20,000, अवधि 30 वर्ष। सूरज ने हिसाब लगाया, 20 लाख, 30 साल, कंपाउंड इंटरेस्ट। उसका मुंह खुला रह गया। 10 करोड़ से ऊपर। लेकिन सूरज को यह नहीं पता था कि वो बैंक जहां दादा ने एफडी करवाई, वो अब छोटा ग्रामीण बैंक नहीं रहा, मर्ज हो चुका था। अब वो शहर का सबसे बड़ा ब्रांच था, स्टेट नेशनल बैंक जयपुर मेन ब्रांच। और उस ब्रांच का करंट मैनेजर, जो 30 साल पहले जूनियर क्लर्क था, अब सीनियर मैनेजर बन चुका था। उसका नाम देवेंद्र त्रिवेदी। वही आदमी जिसने दादा को तबाह किया, जमीन छीनी, एफडी का रिकॉर्ड मिटाया और अब 30 साल बाद उसी बैंक में सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा था। और सूरज उसी बैंक में जा रहा था, हाथ में वो पासबुक लेकर जिसका रिकॉर्ड मिटाया जा चुका था। सूरज ने बैंक का दरवाजा खोला। अंदर ठंडी हवा, चमकती टाइल्स, लंबे काउंटर्स, सूट में बैठे लोग, और बीच में एक शीशे के कैबिन में देवेंद्र त्रिवेदी, सफेद बाल, मोटा चश्मा, गले में सोने की चेन, कुर्सी बड़ी और चेहरे पर वही मुस्कान जो 30 साल पहले रामस्वरूप को दिखाई थी। सूरज काउंटर पर गया, पासबुक रखी, बोला, मुझे 10 करोड़ निकालने हैं। काउंटर का लड़का हंसा, बगल वाले ने देखा, पीछे खड़ी औरत ने मुंह बनाया, गार्ड आगे बढ़ा, लेकिन सूरज ने पासबुक खोलकर काउंटर पर रख दी। काउंटर के लड़के ने देखा, पुरानी पासबुक, 30 साल पुरानी, बैंक की वो मोहर जो अब बंद हो चुकी थी, और रकम 20 लाख एफडी। उसने मैनेजर को बुलाया। देवेंद्र त्रिवेदी कैबिन से निकला, धीरे धीरे काउंटर तक आया, पासबुक उठाई, और जैसे ही उसने नाम पढ़ा, रामस्वरूप शर्मा, उसकी उंगलियां रुक गईं, चेहरे की मुस्कान गायब, आंखों में कुछ कौंधा डर, याद, दोनों, एक पल, 2 पल।
फिर देवेंद्र ने ऊपर देखा, सूरज को, ध्यान से। तुम रामस्वरूप शर्मा को जानते हो? सूरज ने सीधे आंखों में देखा। वो मेरे दादा थे। देवेंद्र की आंखों में जो कौंधा वो अब छुप गया। मुस्कान वापस आई, वही मुस्कान, प्रोफेशनल, ठंडी। बेटा, ये पासबुक बहुत पुरानी है। हमारे सिस्टम में ऐसा कोई अकाउंट है? सूरज की आवाज ठंडी थी, बिना कांपे। 30 साल पहले एफडी हुई थी। पासबुक असली है, मोहर आपके बैंक की है, और मैं यहां से बिना पैसे लिए नहीं जाऊंगा। दोस्तों, एक 17 साल का लड़का, सामने 30 साल पुराना शिकारी जिसने दादा की जमीन छीनी, एफडी का रिकॉर्ड मिटाया, और अब वही आदमी उसी पैसे का फैसला करेगा। लेकिन सूरज को एक बात नहीं पता थी, देवेंद्र त्रिवेदी सिर्फ मैनेजर नहीं था, वो उस पूरे शहर की सबसे खतरनाक चीज था। देवेंद्र ने पासबुक अपनी मेज पर रख ली, चश्मा ठीक किया, कुर्सी पर पीछे टिका और सूरज को ऐसे देखा जैसे कोई शेर चूहे को देखता है। बेटा, 30 साल पुरानी पासबुक लेकर कोई भी आ सकता है, फर्जी भी हो सकती है। हमारे सिस्टम में चेक करना होगा, वक्त लगेगा। तुम जाओ, हम बताते हैं। सूरज हिला नहीं। कितना वक्त? देवेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हफ्ता भर, शायद 2। सूरज ने पासबुक की तरफ देखा जो अब देवेंद्र की मेज पर थी। फिर देवेंद्र की आंखों में, पासबुक मेरे पास रहेगी, फोटोकॉपी रख लो। देवेंद्र का चेहरा एक पल के लिए बदला, बहुत हल्का, लेकिन सूरज ने पकड़ लिया। यह आदमी पासबुक अपने पास रखना चाहता था, और यही बात सूरज को बता गई कि दादा सही थे। सूरज ने पासबुक उठाई, जेब में रखी और बिना एक शब्द बोले बाहर निकल गया। देवेंद्र ने कैबिन का दरवाजा बंद किया, ब्लाइंड्स गिराए, फोन उठाया, एक नंबर डायल किया। रामस्वरूप का पोता आया है, पासबुक है उसके पास, असली है। दूसरी तरफ से आवाज आई भारी, 30 साल बाद? कैसे? बूढ़े ने बेटे को दी होगी। बेटा मर गया, अब पोता लेकर आया। रिकॉर्ड मिटाया हुआ है, 30 साल पहले मैंने खुद किया था। सिस्टम में कुछ नहीं मिलेगा। तो प्रॉब्लम क्या है? देवेंद्र रुका। प्रॉब्लम यह है, पासबुक असली है। अगर इसने आरबीआई कंप्लेंट कर दी, ऑडिट होगा, पुराने रिकॉर्ड्स खुलेंगे, सिर्फ रामस्वरूप का नहीं, सबका। दूसरी तरफ सन्नाटा। फिर लड़के को संभालो, जो करना हो करो। फोन कटा। देवेंद्र ने खिड़की से बाहर देखा। सूरज सड़क पर जा रहा था, फटी चप्पल, पुरानी जीन्स, कंधे पर थैला, 17 साल का लड़का। देवेंद्र ने मन में सोचा, रामस्वरूप को खत्म करने में 2 साल लगे, इसे 1 हफ्ते में निपटा दूंगा। सूरज जयपुर में किसी को नहीं जानता था। बालोतरा से बस में आया था, एक सस्ती धर्मशाला में रुका। कमरा छोटा, पंखा टूटा, बिस्तर पर चादर मैली। लेकिन सूरज को आदत थी, जिंदगी में कभी साफ चादर मिली ही नहीं। रात को लेटा, सो नहीं पाया। दिमाग में देवेंद्र का चेहरा घूम रहा था, वो मुस्कान, वो सिस्टम में चेक करना होगा, वो तरीका। जी, सच से पासबुक अपने पास रखना चाहता था। दादा की आवाज कानों में, बेटा मेरा पैसा उस बैंक में है, वक्त आएगा हिसाब होगा। सूरज ने तय किया, चुप नहीं बैठूंगा। सुबह से काम शुरू। अगली सुबह सूरज सबसे पहले एक साइबर कैफे गया। 5 रुपए में 1 घंटा इंटरनेट। उसने आरबीआई की वेबसाइट खोली, कंप्लेंट पोर्टल ढूंढा, लेकिन फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, आईडी प्रूफ, अकाउंट डिटेल्स, एफडी सर्टिफिकेट। सूरज के पास सिर्फ पासबुक थी। एफडी सर्टिफिकेट दादा ने कभी नहीं दिया, शायद बैंक ने दिया ही नहीं। दूसरा रास्ता, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। सूरज ने पढ़ा था, कहीं सरकारी बैंक से किसी भी पुराने रिकॉर्ड की कॉपी मांगी जा सकती है। सूरज ने आरटीआई एप्लीकेशन लिखी, हाथ से, अचार शीट पर, हिंदी में। कृपया रामस्वरूप शर्मा, अकाउंट होल्डर, एफडी डेटेड 1996 का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध कराएं। 10 का पोस्टल ऑर्डर लगाया, बैंक के पते पर भेजा। लेकिन सूरज को नहीं पता था, आरटीआई एप्लीकेशन बैंक में पहुंचते ही सबसे पहले किसकी मेज पर जाएगी? देवेंद्र त्रिवेदी की। 3 दिन बाद आरटीआई एप्लीकेशन देवेंद्र के हाथ में थी। पढ़ी, मुट्ठी भिंची, फिर धीरे से दराज में रखी, ऊपर से एक फाइल दबा दी। यह एप्लीकेशन कभी प्रोसेस नहीं होगी। लेकिन देवेंद्र को अब एक और चिंता हो गई। लड़का आरटीआई जानता है, मतलब चुप बैठने वाला नहीं। अगला कदम कोर्ट होगा, फिर मीडिया, फिर ऑडिट। आरटीआई की और ऑडिट हुआ तो सिर्फ रामस्वरूप का अकाउंट नहीं निकलेगा। पिछले 30 साल में देवेंद्र ने ऐसे 17 अकाउंट्स गायब किए थे। गांव के बूढ़े, अनपढ़ किसान, जिनके परिवार वालों को पता ही नहीं चला कि पैसा था भी। कुल मिलाकर 47 करोड़ का घोटाला, और इसमें सिर्फ देवेंद्र नहीं, ऊपर तक लोग शामिल थे। बैंक का रीजनल हेड, एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर और एक लोकल एमएलए, जिसकी जमीनें उन्हीं गायब अकाउंट्स वाले किसानों की थीं। देवेंद्र ने फोन उठाया, वही नंबर, लड़के ने आरटीई डाली है। दूसरी तरफ से, अब यह मजाक नहीं रहा, लड़के को रोको किसी भी तरह। उसी रात सूरज सो रहा है। रात के 2 बजे सूरज की आंख खुली, कुछ आवाज आई, दरवाजे पर, हल्की सी, जैसे कोई ताला टटोल रहा हो। सूरज उठा, चुपचाप अंधेरे में दरवाजे की तरफ गया, नीचे से झांका, 2 जोड़ी जूते दिखे, बाहर कोई था, एक नहीं 2। दिल धड़का, लेकिन सूरज ने वो किया जो बालोतरा की गलियों में सीखा था, शोर मचाया, जोर से चिल्लाया, कौन है?
बाहर भागने की आवाज, 2 जोड़ी पैर सीढ़ियों से नीचे, गायब। सूरज ने दरवाजा खोला, कोई नहीं, लेकिन जमीन पर एक चीज पड़ी थी, एक कागज मुड़ा हुआ। खोला, बालोत्रा वापस जा, नहीं गया तो पासबुक भी जाएगी और तू भी। सूरज के हाथ कांपे, एक पल के लिए डर लगा। 17 साल का लड़का, अकेला, अनजान शहर, कोई नहीं। फिर उसने दादा की तस्वीर निकाली जेब से, छोटी, काली, सफेद। दादा खेत में खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। पीछे वो जमीन दिख रही थी जो अब किसी और की है। यहां पर सूरज ने तस्वीर रखी, आंखें पोंछी और सुबह का इंतजार किया। सुबह वो बैंक नहीं गया, कहीं और गया। जयपुर के सबसे पुराने अखबार राजस्थान दैनिक के दफ्तर में सुबह अंदर एक जर्नलिस्ट बैठा था, उम्र 50 के आसपास, मोटा चश्मा, मेज पर कागजों का ढेर। नाम प्रकाश जोशी, 20 साल से बैंकिंग स्कैम्स कवर करता था। सूरज ने सब बताया, दादा, एफडी, देवेंद्र, पासबुक, आरटीआई। प्रकाश ने पासबुक देखी ध्यान से, फिर सूरज को देखा। बेटा, तू जानता है तू किसके खिलाफ खड़ा है? नहीं, देवेंद्र त्रिवेदी सिर्फ मैनेजर नहीं है, उसके पीछे एमएलए सुरेंद्र राठौड़ है, रिटायर्ड आईएएस शर्मा है। 30 साल से यह गिरोह गांव वालों की जमीन और पैसे खा रहा है। तेरे दादा अकेले नहीं, ऐसे 17 और हैं। सूरज की आंखें फटी रह गईं। 17? हाँ, लेकिन किसी के पास सबूत नहीं था। तेरे पास है। यह पासबुक यह सिर्फ तेरे दादा का हिसाब नहीं, यह 17 परिवारों का हिसाब है। सूरज ने पासबुक को देखा, पीली, फटी, 30 साल पुरानी। लेकिन अब यह सिर्फ एक पासबुक नहीं थी, यह हथियार थी। प्रकाश ने कहा, मैं स्टोरी करूंगा, लेकिन एक शर्त, तुझे एक बार और बैंक जाना होगा, इस बार कैमरा के साथ। देवेंद्र से बात करनी होगी, रिकॉर्ड पर। सूरज रुका, एक पल सोचा, रात की धमकी, 2 जोड़ी जूते, कागज पर लिखा, तू भी जाएगा। फिर दादा का चेहरा आया, खेत में खड़े, मुस्कुराते हुए, और वो आवाज, वक्त आएगा, हिसाब होगा। सूरज ने प्रकाश की आंखों में देखा, कब जाना है? दोस्तों, एक 17 साल का लड़का अब सिर्फ अपने दादा के पैसे नहीं मांग रहा, वो 30 साल पुराने घोटाले की जड़ खोदने जा रहा है। लेकिन जिस आदमी के खिलाफ खड़ा है वो एमएलए, आईएएस और पूरे सिस्टम से कनेक्टेड है। अगली सुबह सूरज तैयार था। प्रकाश जोशी ने एक छोटा सा बटन कैमरा दिया शर्ट के तीसरे बटन में। बाहर से दिखता नहीं, अंदर से सब रिकॉर्ड होता। प्रकाश ने कहा, बस एक काम करना, देवेंद्र से बात करना, पासबुक दिखाना, जो बोले बोलने देना, बहस मत करना, उसे कंफर्टेबल रखना। जब आदमी कंफर्टेबल होता है तब जबान फिसलती है। सूरज ने सिर हिलाया, बाहर निकला। धूप तेज थी, जयपुर की सड़कें भरी हुई। ऑटो पकड़ा, बैंक पहुंचा, दरवाजा खोला, वही ठंडी हवा, वही चमकती टाइल्स, वही काउंटर और वही शीशे का कैबिन जहां देवेंद्र त्रिवेदी बैठा था। सूरज सीधे कैबिन में गया, दरवाजा खटखटाया। देवेंद्र ने ऊपर देखा, एक पल आंखों में कुछ कौंधा, फिर वही मुस्कान, आओ बेटा, बैठो, चाय लोगे? सूरज बैठा, चाय मना कर दी। सर, मेरी आरटीआई एप्लीकेशन का क्या हुआ? देवेंद्र ने चश्मा ठीक किया, बेटा प्रोसेस में है, वक्त लगता है। कितना वक्त? 30 साल। देवेंद्र की मुस्कान एक पल के लिए हिली, फिर वापस आई। देखो बेटा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन सिस्टम में कोई रिकॉर्ड नहीं है, पासबुक पुरानी है, हो सकता है गलत हो, फर्जी हो। सूरज ने जेब से पासबुक निकाली, मेज पर रखी, खोली, उंगली रखी बैंक की मोहर पर। यह मोहर आपके बैंक की है, यह डेट 1996 की है, और यह साइन, यह आपका है, देवेंद्र त्रिवेदी। तब आप जूनियर क्लर्क थे, याद है? देवेंद्र का चेहरा बदला, मुस्कान गई, कुछ और आया, ठंडा सख्त। तुम क्या चाहते हो? अपने दादा का पैसा, बस। देवेंद्र ने कुर्सी से आगे झुककर देखा, धीरे बोला, बेटा तेरे दादा बड़े जिद्दी थे, देख क्या हुआ उनके साथ, तू समझदार बन, पासबुक दे दे, 5 लाख ले ले, चुपचाप, और बालोत्रा वापस जा। सूरज ने सुना हर शब्द, बटन कैमरा ने भी सुना। 5 लाख, दादा के 20 लाख थे, 30 साल का ब्याज मिलाकर 10 करोड़ से ऊपर, और आप 5 लाख दे रहे हैं। देवेंद्र की आवाज अब धीमी थी, खतरनाक। बेटा, दुनिया में हर चीज का रिकॉर्ड नहीं होता, कुछ चीजें दब जाती हैं, दबी रहने दे, तेरे भले में है, जैसे मेरे दादा दब गए। देवेंद्र की आंखें सिकुड़ी 2 सेकंड, फिर उसने ड्रॉर खोला, एक विजिटिंग कार्ड निकाला, मेज पर रखा। यह एमएलए साहब का नंबर है, सुरेंद्र राठौड़। इस शहर में पत्ता नहीं हिलता उनके बिना, तू चाहे कोर्ट जा, मीडिया जा, आरबीआई जा, सब रास्ते यहीं आकर रुकेंगे, समझ रहा है? सूरज ने कार्ड देखा, उठाया नहीं। सर, एक बात बताऊं? बोल। मेरे दादा अनपढ़ थे, भरोसा करते थे, आपने उसी भरोसे को तोड़ा, जमीन छीनी, पैसे खाए, और दादा को इतना तोड़ा कि वो मर गए। सूरज की आवाज कांपी नहीं, एक शब्द भी नहीं। लेकिन मैं अनपढ़ नहीं हूं, और मैं भरोसा नहीं करता। सूरज उठा, पासबुक जेब में रखी, दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। देवेंद्र कैबिन में अकेला बैठा रहा, खिड़की से बाहर देखता रहा। सूरज सड़क पर जा रहा था, वही फटी चप्पल, वही थैला, लेकिन कुछ बदला था चाल में, सिर उठा हुआ था। देवेंद्र ने फोन उठाया, लड़का नहीं मानेगा,
दूसरी तरफ से तो अब हमारे तरीके से होगा। लेकिन देवेंद्र को नहीं पता था उसकी हर बात 5 लाख का ऑफर, एमएलए की धमकी, दबी रहने दे, सब रिकॉर्ड हो चुका था। उसी शाम प्रकाश जोशी के ऑफिस में प्रकाश ने फुटेज देखा 3 बार। हर बार उसकी आंखें और चमकी, बेटा ये गोल्ड है। देवेंद्र ने खुद कबूला, पासबुक असली है। 5 लाख ऑफर किया मतलब पैसा है, एमएलए का नाम लिया मतलब ऊपर तक जुड़ा है, और दबी रहने दे ये प्रैक्टिकली कन्फेशन है। प्रकाश ने कीबोर्ड पर हाथ रखे। स्टोरी कल सुबह फ्रंट पेज पर होगी। अगली सुबह राजस्थान दैनिक फ्रंट पेज। 30 साल पुराना बैंक घोटाला, 47 करोड़ 17 किसानों के अकाउंट गायब, मैनेजर ने खुद कबूला। साथ में वो फुटेज यूट्यूब पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर 1 घंटे में वायरल। दोपहर तक टीवी चैनल्स ने उठा लिया, शाम तक आरबीआई ने नोटिस भेजा, रात तक सीबीआई इंक्वायरी अनाउंस हुई, और अगली सुबह देवेंद्र त्रिवेदी गिरफ्तार। उसके साथ 2 बैंक ऑफिसर्स, एक रिटायर्ड आईएएस और एमएलए सुरेंद्र राठौड़, जिसके बारे में देवेंद्र ने कहा था पत्ता नहीं हिलता उनके बिना, उसका पत्ता हिल गया। सूरज ने टीवी पर देखा देवेंद्र हथकड़ी में, वही मुस्कान गायब, वही चश्मा टेढ़ा, वही आदमी जिसने 30 साल पहले दादा से कहा था आपके पोते पोतियां अमीर होंगे। आज वो पोता सामने खड़ा था, अमीर नहीं लेकिन खड़ा था। सीबीआई इंक्वायरी में सब निकला, 17 अकाउंट्स, 17 परिवार, 17 कहानियां, हर एक दूसरी से ज्यादा दर्दनाक। बूढ़े किसान जो मर गए, उनके बच्चे जो मजदूर बन गए, पोते जो स्कूल नहीं जा सके, और सबका पैसा देवेंद्र और उसके गिरोह के बैंक अकाउंट्स में। कोर्ट ने ऑर्डर दिया सभी 17 अकाउंट्स रिस्टोर हों, ब्याज सहित। सूरज के दादा के अकाउंट में कंपाउंड इंटरेस्ट लगाकर कुल रकम बनी 12 करोड़ 58 लाख। लेकिन यहां कहानी वो मोड़ लेती है जो किसी ने नहीं सोचा। सूरज को पैसे मिले 12 करोड़ से ऊपर। सूरज ने पहला काम किया, बालोतरा में दादा की जमीन वापस खरीदी। वो 200 बीघा, वही कुएं, वही खेत, लेकिन जमीन लेकर खेती नहीं शुरू की। उसने उस जमीन पर एक स्कूल बनाया, गांव के बच्चों के लिए फ्री, जहां अकाउंट्स पढ़ाए जाते। नाम रखा रामस्वरूप शर्मा विद्यालय। लेकिन बिटर स्वीट यह था, सूरज के पिता जिंदा नहीं थे। यह दिन देखने के लिए 30 साल दादा ने इंतजार किया, मर गए। पूरी जिंदगी पिता ने इंतजार किया, मर गए। हिसाब तब हुआ जब वो दोनों जा चुके थे। जिनका हिसाब था, सूरज ने स्कूल के गेट पर दादा की वो काली सफेद तस्वीर लगवाई, खेत में खड़े मुस्कुराते हुए, और नीचे एक लाइन लिखवाई। प्रकाश जोशी एक इंटरव्यू लेने आया, कैमरा चल रहा था। उसने पूछा, सूरज तुझे डर नहीं लगा? अकेला था, सामने एमएलए था, आईएएस था, पूरा सिस्टम था। सूरज ने दादा की तस्वीर की तरफ देखा, फिर कैमरा में। दादा ने कहा था वक्त आएगा, हिसाब होगा। मैंने बस इतना किया कि वो वक्त खुद बनकर चला गया। लेकिन एक बात बताऊं, हिसाब हो गया, लेकिन दादा वापस नहीं आए, पापा वापस नहीं आए। 12 करोड़ है मेरे पास, लेकिन शाम को जब घर जाता हूं, दरवाजे पर कोई नहीं होता। प्रकाश का कैमरा चलता रहा, लेकिन प्रकाश बोल नहीं पाया। बालोतरा में आज भी वो स्कूल चलता है, दादा की तस्वीर गेट पर, और सूरज हर सुबह सबसे पहले उसी तस्वीर के सामने रुकता है। एक पल कुछ नहीं बोलता, बस देखता है, फिर अंदर जाता है, बच्चों को पढ़ाता है। क्योंकि पैसे वापस आ सकते हैं, जमीन वापस आ सकती है, लेकिन जो लोग उस इंतजार में खो गए वो कभी वापस नहीं आते। दोस्तों, अगर इस कहानी ने कुछ छुआ, लाइक करो, कमेंट में लिखो दादा का हिसाब पूरा हुआ। उन लोगों को शेयर करो जो सोचते हैं गरीब की आवाज कोई नहीं सुनता। सब्सक्राइब करो, हर कहानी एक नया सच लेकर आएगी। तब तक अपने बड़ों की बात याद रखो, उनका हिसाब अधूरा मत छोड़ो, क्योंकि वक्त आता है, हमेशा आता है।